सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक इतिहास का सफर 7वीं शताब्दी से आज तक इस वीडियो में हम इस्लाम के इतिहास की समृद्ध दास्तान को कवर करेंगे, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की अनाथ जीवन से व्यापारी बनने की यात्रा, उनकी आध्यात्मिक जागृति और कुरान में संकलित रहस्योद्घाटन शामिल हैं। हम इस्लाम की कहानी 7वीं शताब्दी सी में अरब प्रायद्वीप से शुरू होती है। यहीं मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 सी में हुआ था। एक अनाथ के रूप में पले बढ़े मोहम्मद बड़े होकर एक व्यापारी बने। वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद उपनाम मिला। 40 साल की उम्र में मोहम्मद ने एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उन्हें अल्लाह से फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से रहस्योद्घाटन मिलने लगे। इन रहस्योद्घाटनों को बाद में कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक में संकलित किया गया। मोहम्मद के संदेश में एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति करुणा पर जोर दिया गया था। मोहम्मद की शिक्षाओं को जल्दी ही अनुयायी मिल गए, लेकिन विरोध का भी सामना करना पड़ा। मक्का के नेताओं ने उनके संदेश को अपनी शक्ति और एक धार्मिक केंद्र के रूप में शहर की स्थिति के लिए खतरा माना। 622 सीई में मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना प्रवास किया। इस घटना को हिजरत के रूप में जाना जाता है। इस प्रवासन ने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को चिह्नित किया। मदीना में मोहम्मद ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक समुदाय की स्थापना की। अगले दशक में उन्होंने कूटनीति और सैन्य अभियानों के माध्यम से अरब जनजातियों को इस्लाम के तहत एकजुट किया। 632 सीई में उनकी मृत्यु के समय तक इस्लाम अरब में एक प्रमुख शक्ति बन गया था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद नेतृत्व उनके करीबी साथी अबू बकर के पास चला गया, जिसने रशीदुन खिलाफत की शुरुआत को चिह्नित किया। अबू बकर को पहला खलीफा या उत्तराधिकारी नामित किया गया था और उन्होंने मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रिद्दा युद्धों का नेतृत्व किया, जिसने विद्रोहों की एक श्रृंखला को दबा दिया और अरब प्रायद्वीप में इस्लामी शासन को मजबूत किया। अब्बू बकर के बाद खिलाफत ने उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़ान और अली इब्न अबी तालिब के नेतृत्व को देखा। इनमें से प्रत्येक खलीफा ने इस्लामी राज्य के विस्तार और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए उमर को इस्लामी साम्राज्य के तेजी से विस्तार का श्रेय दिया जाता है। उनके शासन में मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, मिस्र और फारसी साम्राज्य के कुछ हिस्सों सहित विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उमर ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों की भी शुरुआत की। उन्होंने एक कर प्रणाली की स्थापना की, एक सार्वजनिक खजाना बनाया और सेना को संगठित किया। इन परिवर्तनों ने तेजी से बढ़ते साम्राज्य में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। उस्मान ने इस विस्तार को जारी रखा और कुरान के आधिकारिक संकलन को चालू करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके शासन में आंतरिक कलह भी देखी गई, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। अली की खिलाफत मुस्लिम समुदाय के भीतर गृह युद्धों और विभाजन से चिह्नित थी। इन चुनौतियों के बावजूद रशीदुन खिलाफत ने भविष्य के इस्लामी शासन की नींव रखी। इसने नेतृत्व, प्रशासन और सैन्य रणनीति में मिसालें कायम की, जो बाद की खिलाफत को प्रभावित करेंगी। 661 सीई में स्थापित उमय्यद खिलाफत ने इस्लामी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। मुआविया इब्न अबी सुफियान द्वारा स्थापित उमय्यदों ने राजधानी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित की। इस बदलाव ने फैलते साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण की अनुमति दी, जो अब स्पेन से भारत की सीमाओं तक फैल गया था। उमय्यद अपनी प्रशासनिक क्षमता और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक का निर्माण भी शामिल है। उमय्यद काल को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की विशेषता भी थी। उन्होंने यूनानी और फारसी ग्रंथों के अरबी में अनुवाद को बढ़ावा दिया, पहले की सभ्यताओं के ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित किया। उमय्यदों को उनकी भव्य जीवन शैली और भाई भतीजावाद के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे असंतोष बढ़ता गया। 750 सीई में अब्बासिद खिलाफत ने
उमैयदों को ऊ दिया और बगदाद में अपनी राजधानी स्थापित की। अब्बासिदों को अक्सर इस्लामी स्वर्ण युग की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के वातावरण को बढ़ावा दिया, दुनिया भर के विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को आकर्षित कर। अब्बासिदों ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, जिससे खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने कला का भी समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई, जिसमें कविता, संगीत और वास्तुकला शामिल थी। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों के बावजूद अब्बासिद खिलाफत ने इस्लामी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक फैला इस्लामी स्वर्ण युग उल्लेखनीय बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल था। इस समय के दौरान इस्लामी दुनिया के विद्वानों ने विज्ञान, चिकित्सा, गणित और दर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब्बासिद खलीफाओं द्वारा स्थापित बगदाद में हाउस ऑफ विजडम सीखने और शोध के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। इस युग की सबसे उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक अल ख्वारिज़मी थे, एक गणितज्ञ जिन्होंने बीज गणित की अवधारणा को पेश किया था। उनके कार्यों का बाद में लैटिन में अनुवाद किया गया, जिसने यूरोपीय गणित को गहराई से प्रभावित किया। चिकित्सा में अल राजी और इब्न सिना, एविसेना जैसे विद्वानों ने अभूतपूर्व प्रगति की। अल राजी ने व्यापक चिकित्सा विश्वकोश लिखे, जबकि इब्न सिना की द कैनन ऑफ मेडिसिन इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में एक मानक संदर्भ बन गई। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान खगोल विज्ञान ने भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी। अल बत्तानी और अल तुसी जैसे विद्वानों ने सटीक खगोलीय प्रेक्षण किए और भविष्य की खोजों के लिए आधार तैयार करने वाले सिद्धांत विकसित किए। नेविगेशन और टाइम कीपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण एस्ट्रोलैब के विकास में उनके काम सहायक थे। सांस्कृतिक रूप से इस अवधि को कला के उत्कर्ष से चिह्नित किया गया था। इस्लामी वास्तुकला, जो जटिल ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख की विशेषता है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। रूमी और अल मुतानाब्बी जैसे कवियों के कार्यों से साहित्य का विकास हुआ, जिनके छंद आज भी मनाए जाते हैं। इस्लामी स्वर्ण युग महान बौद्धिक आदान प्रदान और रचनात्मकता का समय था, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 13वीं शताब्दी के मंगोल आक्रमणों का इस्लामी दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोलों ने पूरे मध्य एशिया और मध्य पूर्व में शहरों, पुस्तकालयों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। 1258 सीई में बगदाद का पतन अब्बासिद खिलाफत के अंत और इस्लामी सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। मंगोल आक्रमणों के कारण व्यापक विनाश और जीवन की हानि हुई, लेकिन इसके कारण सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान भी हुए। तबाही के बावजूद इस्लामी दुनिया ठीक होने लगी और अनुकूल होने लगी। 13वीं शताब्दी के अंत में ऑटोमन साम्राज्य के उदय ने इस्लामी इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। उस्मान प्रथम द्वारा स्थापित ऑटोमन्स ने धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की और वहां अपनी राजधानी स्थापित की। ऑटोमन साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बन गया, जो अपने सैन्य कौशल, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ऑटोमन्स के तहत इस्लामी संस्कृति और विद्वता का विकास जारी रहा। उन्होंने शानदार मस्जिदों, महलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया, जिनमें से कई आज भी खड़े हैं। ऑटोमन्स ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। व्यापार मार्गों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ा। साम्राज्य की विविध आबादी ने एक समृद्ध सांस्कृतिक तानाशाही में योगदान दिया, विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं का मिश्रण किया। ऑटोमन साम्राज्य ने इस्लामी ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मध्ययुगीन और आधुनिक दुनिया के बीच एक सेतु के रूप में काम किया, जिससे उन क्षेत्रों पर एक स्थायी विरासत छूट गई जहां इसने शासन किया था। ऑटोमन्स ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक अपना प्रभाव बनाए रखा, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्य अंततः भंग हो गया।
भाग 6। औपनिवेशिक काल के दौरान संघर्ष और आंदोलन। औपनिवेशिक काल ने मुस्लिम दुनिया के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी की। यूरोपीय शक्तियों ने आर्थिक और रणनीतिक हितों से प्रेरित होकर अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में विशाल क्षेत्रों का उपनिवेश बना लिया। विदेशी शासन लागू करने से पारंपरिक समाज और अर्थव्यवस्थाएं बाधित हुईं, जिससे व्यापक प्रतिरोध और संघर्ष पैदा हुआ। कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों ने शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक हाशिए पर जाने का अनुभव किया। औपनिवेशिक उत्पीड़न के जवाब में मुस्लिम दुनिया भर में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन उभरे। भारत में महात्मा गांधी और अल्जीरिया में अहमद बेन बेला जैसे नेताओं ने अपने लोगों को आत्मनिर्णय के लिए लड़ने के लिए संगठित किया। इन आंदोलनों ने अक्सर राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान के तत्वों को जोड़ दिया, अपनी सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण बलिदानों और कठिष्टों से चिह्नित था। अल्जीरिया में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई विशेष रूप से क्रूर थी। 1954 से 1962 तक अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम ने व्यापक हिंसा, अत्याचार और विस्थापन देखा। चुनौतियों के बावजूद अल्जीरियाई लोगों के लचीलापन और दृढ़ संकल्प ने अंततः 1962 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की। औपनिवेशिक काल ने बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलनों का भी उदय देखा, जिन्होंने मुस्लिम समाजों का आधुनिकीकरण और सुधार करने की मांग की। जमाल अल-दीन अल-अफगानी और मोहम्मद अब्दूह जैसे विचारकों ने इस्लामी विचार के पुनरुत्थान और परंपरा और आधुनिकता के संश्लेषण की वकालत की। इन आंदोलनों ने मुस्लिम दुनिया में भविष्य के राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार किया। भाग 7। आधुनिक मुस्लिम दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां और प्रगति। आधुनिक मुस्लिम दुनिया सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों की एक जटिल श्रृंखला का सामना कर रही है। तगुप जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति ने समाजों को बदल दिया है, जिससे अवसर और कठिनाइयां दोनों पैदा हुई हैं। कई मुस्लिम बहुल देश गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। साथ ही ये विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति भी कर रहे हैं। प्रमुख चुनौतियों में से एक राजनीतिक स्थिरता और सुशासन की तलाश है। कुछ क्षेत्रों में सत्तावादी शासनों और राजनीतिक भ्रष्टाचार ने विकास में बाधा डाली है और सामाजिक असंतोष को हवा दी है। E8 अरब स्प्रिंग, जो 2010 में शुरू हुआ, विद्रोहों और विरोधों की एक श्रृंखला थी, जिसने लोकतांत्रिक सुधारों और अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी की मांग को उजागर किया। जहां कुछ देशों में महत्वपूर्ण बदलाव आए, वहीं अन्य संघर्ष और दमन से। आर्थिक रूप से मुस्लिम दुनिया विविधतापूर्ण है, जिसमें धनी तेल समृद्ध राज्यों से लेकर विकासशील देश शामिल हैं। अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाने और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जैसे देश नवाचार और आर्थिक विकास के केंद्र बन गए हैं, जो प्रगति और समृद्धि की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक रूप से लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दे ध्यान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बढ़ता हुआ आंदोलन रहा है। साक्षरता दर में सुधार और युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षिक पहल और सुधार लागू किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने और समग्र कल्याण में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को भी मजबूत किया जा रहा है। भाग 8। अल्जीरिया का इस्लामी इतिहास और स्वतंत्रता के लिए उसका संघर्ष। भाग 8। अल्जीरिया का इस्लामी इतिहास और स्वतंत्रता के लिए उसका संघर्ष। अल्जीरिया का इस्लामी इतिहास समृद्ध और जटिल है, जो विभिन्न राजवंशों, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता संग्राम से आकार लेता है। इस्लाम को अल्जीरिया में 7वीं शताब्दी में शुरुआती इस्लामी विजयों के दौरान पेश किया गया था। यह क्षेत्र उमैयद और बाद में अब्बासिद खिलाफत का हिस्सा बन गया, जो व्यापक इस्लामी दुनिया में एकीकृत हो गया। सदियों से
विभिन्न बर्बर राजवंशों जैसे कि अल्मोराविद और अल्मोहाद ने इस क्षेत्र पर शासन किया। इसकी इस्लामी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत में योगदान दिया। 16वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के आगमन ने अल्जीरिया में इस्लामी प्रभाव की एक और परत लाई। ऑटोमन्स ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, इसे अपने विशाल साम्राज्य में शामिल कर लिया। ऑटोमन शासन कई शताब्दियों तक चला, जिसके दौरान अल्जीरिया ने सापेक्ष स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का अनुभव किया। हालांकि इस अवधि में बारबरी तट के साथ समुद्री डकैती का भी उदय हुआ, जिसके कारण यूरोपीय शक्तियों के साथ संघर्ष हुआ। 1830 में अल्जीरिया के फ्रांसीसी उपनिवेश ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फ्रांसीसी शासन के लागू होने से अल्जीरियाई आबादी के बीच व्यापक प्रतिरोध और विद्रोह हुआ। 20वीं शताब्दी के मध्य में स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी, जिसकी परिणति अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। यह क्रूर संघर्ष, छापामार युद्ध और व्यापक अत्याचारों की विशेषता 1954 से 1962 तक चला। 1962 में अल्जीरिया की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जो अपने लोगों के लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में देश ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयां और सामाजिक अशांति शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद अल्जीरिया ने एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रयास करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भाग 9, निष्कर्ष, इस्लामी इतिहास का महत्व और योगदान। इस्लाम का इतिहास एक ऐसे धर्म के स्थायी प्रभाव का प्रोटेस्टमेंट है, जिसने 14 शताब्दियों से सभ्यताओं, संस्कृतियों और समाजों को आकार दिया है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन और प्रारंभिक खिलाफत से लेकर इस्लामी स्वर्ण युग और ऑटोमन साम्राज्य के उदय तक इस्लामी इतिहास शासन, विज्ञान, संस्कृति और कला में उपलब्धियों से भरपूर है। मुआविया इब्न अबी सुफियान द्वारा स्थापित उमैयदों ने राजधानी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित की। इस बदलाव ने फैलते साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण की अनुमति दी, जो अब स्पेन से भारत की सीमाओं तक फैल गया था। उमैयद अपनी प्रशासनिक क्षमता और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जेरूसलम में डोम ऑफ द रॉक का निर्माण भी शामिल है। उमैयद काल को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की विशेषता भी थी। उन्होंने यूनानी और फारसी ग्रंथों के अरबी में अनुवाद को बढ़ावा दिया, पहले की सभ्यताओं के ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित किया। हालांकि उनका शासन विवादों के बिना नहीं था। उमैयदों को उनकी भव्य जीवन शैली और भाई भतीजावाद के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे असंतोष बढ़ता गया। 750 सीई में अब्बासिद खिलाफत ने उमैयदों को ओवरथ्रोन दिया और बगदाद में अपनी राजधानी स्थापित की। अब्बासिदों को अक्सर इस्लामी स्वर्ण युग की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष के वातावरण को बढ़ावा दिया। उनके शासन में बगदाद सीखने का केंद्र बन गया, दुनिया भर के विद्वानों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को आकर्षित करता था। अब्बासिदों ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया, जिससे खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने कला का भी समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई, जिसमें कविता, संगीत और वास्तुकला शामिल थी। आंतरिक संघर्षों और बाहरी दबावों के बावजूद अब्बासिद खिलाफत ने इस्लामी सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। 8